वेलकम बच्चों टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। बेटा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने एक सीरीज फोर्थ लेक्चर तक की हम लोगों ने पढ़ी हुई है। बेटा ये फिफ्थ लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। कोशिश यही है कि इसके जरिए हम लोग पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर लें। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, 5वां ये है। ठीक है बेटा, एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे तुम्हें हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि ये करने का पूरा जो उद्देश्य है वो यही है कि तुम्हारा सिलेक्शन एक अच्छी रैंक से हो। ठीक है, तो बेटा बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि क्विक रिवीजन है, सीधे चलते हैं मतलब की बात पे, सीधे चलते हैं शीट पर। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 270 नंबर तक का कवर कर लिया था। आज हम लोगों को उसी के आगे बढ़ना है, तो शुरू किया जाए। बेटा 271 ये क्या है भाई? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। यानी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। बेटा हीट कैपेसिटी ये मास पर डिपेंड करती है और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। जब इसी को तुम मास से डिवाइड कर देते हो तो बन जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। बेटा टेम्परेचर का डिफरेंस हम चाहे केल्विन में लें चाहे सेंटीग्रेड में लें, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में इसी बात का अंतर है कि वो टोटल मास को लेकर चल रही है और ये पर यूनिट मास को लेकर चल रही है। इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये मास से इंडिपेंडेंट होती है, जबकि हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर दोनों ही डिपेंड करते हैं। बेटा ये जो अगला फॉर्मूला है Q=ml, ये क्या है? ये लेटेंट हीट को रिलेट कर रहा है। यानी जब कोई सब्सटेंस अपना फेज ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या उसका उल्टा, तो कितने की एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। तो लेटेंट हीट को आप डिफाइन ही करते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और बेटा जब कोई बॉडी अपना फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है, जैसे मान लो आइस मेल्ट कर रही है वाटर में, तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसीलिए ये कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज इनफाइनाइट। बेटा लेटेंट हीट ऑफ वाटर आइस सिस्टम यानी फ्यूजन जिसको बोलते हैं, तो वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। और जब आप वाटर को कन्वर्ट करते हो स्टीम में, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और उसके लिए आपको 540 कैलोरी पर ग्राम देनी पड़ती है। बेटा इसी कंसेप्ट को जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट में ले आते हो तो ये हो जाता है कितने की हीट एनर्जी देनी पड़ी पर यूनिट मोल बाय टेम्परेचर चेंज। यानी एक मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए किसी गैस के कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 274 बेटा ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? ये फॉर्मूला है हीट करंट का, थर्मल करंट का, कि अगर कोई रॉड है तो उसमें से कितने का थर्मल करंट, हीट करंट पास कर रहा है। बेटा वो सारे वही रूल फॉलो करता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट करता है। तो के उसमें क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस T2 - T1। डी क्या है? इसकी लंबाई। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिक करंट के। जैसे किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो कर सकता है जब उसके दो सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो किसी रॉड में से थर्मल करंट तभी फ्लो कर सकता है जब उसके दो सिरों के बीच में बेटा क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो। इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप डिफाइन करते हो D/K से। मतलब आप इसको dQ/dt को लिख सकते हो I, और T2 - T1 ये हो गया एक तरह से इक्विवेलेंट V2 - V1 के पोटेंशियल डिफरेंस के। और फिर आप नीचे ले आओगे तो D/Ka वही काम कर रहा होगा जो काम की वायर्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में रेजिस्टेंस करता है। 275 बेटा जब आप स्लैब्स को जोड़ोगे सीरीज में तो बिल्कुल वही कंसेप्ट आ गया जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंसेस में। तो अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो सब डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, और अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो रेसिप्रोकल होकर जुड़ेंगे। यानी 276 बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने रेजिस्टेंसेस में देखा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा 277, जो कि ये बताता है कि अगर कोई सिलेंड्रिकल शेल है, सिलेंड्रिकल शेल का मतलब हो गया कि एक सिलेंडर है और उसकी कोई थिकनेस है, तो उसमें से कितने का हीट करंट फ्लो कर रहा है, ये उसका फॉर्मूला हो गया 2πL। बेटा एल उसकी लंबाई हो गई, θ1 - θ2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और के जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी, और R2 और R1 मतलब उसके इनर और आउटर रेडियस, आप कह सकते हो थिकनेस वहीं से आ जाएगी। बेटा जब वही चीज़ आप दो सिलेंडर्स में रखते हो
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। 2 सिलेंडर का मतलब हो गया कि 2 अलग अलग सिलेंडर्स हैं जिनके रेडियस R1 R2 R3 मतलब थिकनेस 2 जगह बटी हुई है, तो वहां पे कितने का हीट फ्लो करेगा ये उसका फॉर्मूला हो गया। स्फेरिकल शेल बेटा मतलब कहने का कि एक शेल ये है, एक शेल उसके ऊपर है, उसका इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 है, अंदर टेम्परेचर θ1 और बाहर θ2 हो, या θ2 अंदर हो θ1 बाहर हो, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इनके θ2 और θ1 के बीच का निकलेगा। तो कितने का हीट रेडियली फ्लो करेगी बाहर की तरफ पर यूनिट टाइम, ये उसका फॉर्मूला है। अगेन θ1 θ2 बेटा हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, और K हो गया जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी, R1 R2 उसके इनर एंड आउटर रेडियस। बेटा उसी फॉर्मूले को आपने अगर 3 स्फीयर्स के लिए चला दिया तो ये वैसे चल जाएगा, ये 1 अपॉन करके मतलब आपने रेजिस्टेंसेस का एक तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो ले लिया। तो अगर 3 शेल्स हो गई R1 R2 R3 की, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब बेटा यहां से आ गया रेडिएशन का एमिसिव पावर को आप डिफाइन करते हो कितने की एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम कोई बॉडी एमिट कर रही है, ये उसकी एमिसिव पावर कहलाती है। तो डेल्टा यू से आप यहाँ बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो एनर्जी को, डेल्टा ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या वो एरिया जिससे कि एनर्जी बाहर निकल सकती है, इसी को बेटा आप एक्सपोज्ड एरिया भी बोलते हो। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ सॉलिड एंगल के लिए यूज हो रहा है, डेल्टा टी यानी टाइम के लिए। अगर ऐसा ही सिस्टम में बात करो तो बेटा जो सॉलिड एंगल है उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो ये हो जाएगा जूल, नीचे एरिया है तो जूल पर सेकंड बेटा ये हो जाएगा वॉट, और आप उसको वॉट पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, जैसे वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना वॉट, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा वॉट, और एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वाट पर मीटर स्क्वायर। एब्जॉर्प्टिव पावर बेटा किसी बॉडी की रिप्रेजेंट होती है कि आपने उसको कितने की एनर्जी दिया और उसने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जैसे आप कहते हो अगर आपने किसी चीज़ को 100 जूल की एनर्जी दिया किसी सब्सटेंस को और उसमें से उसने 20 जूल को एब्जॉर्ब किया है, तो कहोगे 20/100 ये उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर होगी। 283 बेटा ये एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी, ये कोई बॉडी ये कांस्टेंट होता है और ये बराबर होता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। ये बेटा किरचॉफ रूल है, ये किरचॉफ रूल फॉर रेडिएशन है। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी का एट द सेम टेम्परेचर, जैसे किसी बॉडी का एमिसिव पावर आपने निकाल लिया किसी टेम्परेचर पर और उसका एब्जॉर्प्टिव पावर निकाल लिया उसी टेम्परेचर पर, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट बराबर हो जाएगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। 284 एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, बेटा ये आ गया अब स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कि कितनी एनर्जी वो पर यूनिट टाइम एमिट करेगा, या इसी को तुम एब्जॉर्प्शन में भी यूज कर सकते हो। बेटा यही फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन भी यूज हो जाएगा और एमिशन भी यूज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तब जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, एमिशन तब जब बाहर का टेम्परेचर कम है। ई यहाँ पे एमिसिविटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एब्जॉर्प्टिविटी के ही बराबर होती है, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया कह लो या एक्सपोज्ड एरिया जिससे कि एनर्जी बाहर निकल रही हो, और टी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टी नॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, तो कितना एनर्जी एमिट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एमिट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो रिसीव कर रहा होगा यानी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। 285 बेटा ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी मिल रही है उसका एक इंटीग्रेशन, इसकी वैसे जरूरत क्वेश्चंस में नहीं पड़ती है। 286 ये बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि यानी कोई ऑब्जेक्ट तुमने रखा और वो टेम्परेचर T1 से T2 चला गया, 100 से 90 डिग्री चला गया, कितनी देर में, मान लो 10 सेकंड में, तो T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस और नीचे टाइम से डिवाइड कर दिया यानी कितनी देर में। तो ये B ये कांस्टेंट होता है, A फिर वही है एक्सपोज एरिया जिससे एनर्जी बाहर निकल रही हो। यहाँ T1 प्लस T2/2 यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस आया यानी 100 से 90 अगर हुआ तो T1 प्लस T2/2 यानी 95, माइनस टी नॉट ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, टी नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है। 287 ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि आपने कुछ एनर्जी सिस्टम को दिया तो उस एनर्जी में से कुछ तो इस्तेमाल किया सिस्टम ने अपने वर्क करने के लिए, और बचे हुए का इस्तेमाल किया बेटा उसने इंटरनल एनर्जी के चेंज में। थोड़ा सा बेटा ऊपर कर लेते हैं इसको अब। हाँ बेटा ये आ गया 288 वर्क डन का फॉर्मूला। किस वर्क डन का?
कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब वही प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है, वो इंटीग्रेट करना पड़ जाए, वेरिएबल हो, तो आप उसको पी डी वी करके इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट कर देते हो। कंसेप्ट वाइज बेटा ये बिल्कुल वही हो गया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब क्लियर है, यूनिफॉर्म नेचर का है, तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हो, और अगर यूनिफॉर्म नेचर का नहीं है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। 290 है बेटा वीन्स लॉ। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे आपने इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच का ग्राफ खींचा, तो एक पर्टिकुलर लैम्डा पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप देखोगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी पर जो टेम्परेचर आपने लिया और जो वेवलेंथ पर वो मिल रहा है, उनका मल्टीपल एक कांस्टेंट होता है, जिसको आप बोलते हो क्या, वीन्स कांस्टेंट, और इस लॉ को आप बोलते हो वीन्स लॉ। बेटा इसी की मदद से आप जो बहुत हाई टेम्परेचर्स वाली बॉडीज होती हैं, तो उनका टेम्परेचर आप इसी फॉर्मूले से निकाल पाते हो, जहाँ कि आप किसी थर्मामीटर्स वगैरह का यूज़ नहीं कर पाते। 291 बेटा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला बताता है कि जैसे आइस जब लेयर जमती है इसमें तालाब में, नदियों में, ऐसी जगहों पर जहाँ का टेम्परेचर बहुत नेगेटिव हो जाता है, जैसे अपने बेटा इंडिया की बात करें तो लद्दाख वगैरह का जो एरिया है, जहाँ -35 एंड सो ऑन ऐसे टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें आइस लेयर जम जाती है उसकी सरफेस पर। तो ये उसका फार्मूला है कि कितना टाइम लगेगा बर्फ को जमने में। रो बेटा बर्फ की डेंसिटी हो गई, एल लेटेंट हीट हो गई, वाई उसकी थिकनेस हो गई, और के भी यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ आइस है, और थीटा क्या है बेटा, थीटा टेम्परेचर नीचे का, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर जैसे मान लो -35 है, यहाँ का 0 है नीचे का, तो बेटा इसका डिफरेंस ले लोगे, नीचे का मतलब है डिफरेंस, तो 0 और 35 के बीच का डिफरेंस यानी 35, 0 माइनस -35 दैट इज 35। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, लेकिन वो -35 से तो ज़्यादा है, तो एनर्जी का फ्लो होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो। 292 बेटा थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला है, इसकी जरूरत कम पड़ती है। थर्मल कंडक्टिविटी बाय हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूले की तरफ इसको याद रखो, बहुत इस्तेमाल नहीं होता है इसका। पीवी इक्वल टू एनआरटी बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बड़ा कॉमन ये फार्मूला है, जो कि यूनिवर्सल गैस लॉ फार्मूला, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर के बारे में एक बात और ध्यान रखना कि टेम्परेचर का डिफरेंस तुम किसी भी यूनिट में ले लो, लेकिन टेम्परेचर की जब एग्जैक्ट वैल्यू बैठाओ तो उसको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके। 294 बेटा ये फार्मूला आ गया कि काइनेटिक थ्योरी का, जिसमें कि अगर कोई गैसेस हैं वो मूव कर रही हैं, वी बार स्क्वायर मीन स्क्वायर स्पीड है, रो उस गैस की डेंसिटी है, और 1/3 तो अंडरस्टूड है, 1/3 रो वी बार स्क्वायर। बेटा इसी को मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि ये कंसेप्ट निकल के आया कि गैसेस जो प्रेशर लगाती हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। वो जाके टकराएंगी, टकरा कर वापस लौटेंगी जब गैस के जो कंटेनर है उससे, तो वहाँ से वो मोमेंटम चेंज होगा, और उसके कारण फोर्स और उसके कारण प्रेशर। जब इसी फॉर्मूले को बेटा आप ऊपर ले गए, यानी 3p और रो को, तो आपको VRMS, जिसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला मिल गया 3p/रो। वो कहाँ से आया, इसी 294 से आया। अब बेटा प्रेशर और डेंसिटी को अगर तुमने लिख दिया मास बाई वॉल्यूम, तो फिर अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो ये मोलर मास, टोटल मास एंड सो ऑन। इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो जाएंगे। बेटा क्या किया तुमने, डेंसिटी को अगर तुमने मास बाई वॉल्यूम लिख दिया, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी बन जाएगा, नीचे टोटल मास, और फिर उसी को अगर आप कन्वर्ट कर दो मोलर मास में, तो एक मोल का मास आ जाएगा। बेटा ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो कि VRMS रूट 8/3 यानी ये जो एवरेज स्पीड है, यानी सारे पार्टिकल्स की रैंडम मोशन करते हैं, तो उनकी एवरेज स्पीड, यानी आपने सबकी स्पीड लिया और उसका एक एवरेज ले लिया। 297 बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनके सिर्फ फॉर्मूले हमको ध्यान रखने हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी वो स्पीड जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की हो सकती है। 298 बेटा इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमें पर मॉलिक्यूल चाहिए हो, तो हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल M को m0 से, बेटा टोटल मास को मोलर मास से, और गैस कांस्टेंट को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। बेटा ये जो फॉर्मूला है हाफ mv² 3/2 RT, यानी ये बता रहा है कि किसी भी गैस की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी
वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये पर्टिकुलरली मोनोटॉमिक की बात हो रही है वैसे यहाँ 3/2 RT ये उसके इक्विवेलेंट है। अब जब इसी में आपने जब देखा जो ऊपर लिखा था उसी का इस्तेमाल किया यहाँ पे, जब आपने इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया मोलर मास, और राइट हैंड साइड गैस कांस्टेंट को जो आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो बन गया वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। 299 बेटा ये रूट मीन स्क्वायर का रेशियो है। अगर तुम्हारे पास दो गैसेज हैं उनकी डेंसिटीज तुमको पता हो तो वो उसके रेशियो में है, यानी V1/V2 इज ρ2/ρ1, यानी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो चीज़ यहाँ से फॉर्मूले से भी दिख सकती है तुमको। तो वो ये दो गैसेज जब डिफ्यूज़ करेंगी आपस में तो ये उसका फॉर्मूला हो गया कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कम डिफ्यूज़ करेगी, और उसी को बेटा जब आपने रो को m के टर्म्स में ले लिया तो ये M2/M1 वाला फॉर्मूला आ गया। 300 बेटा Cp - Cv = R, ये फॉर्मूला काफ़ी इस्तेमाल होता है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो डिफरेंस है ये गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। Cp - Cv = R। बेटा dP/dV यानी चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो -P/V होता है, और वही जब हम एडियाबैटिक की बात करते हैं तो -γ टाइम्स P/V होता है। इसी को अगर आप नीचे ले आओगे वॉल्यूम के चेंज को तो इसको आप बल्क मॉडुलस भी बोल देते हो। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हमने कंप्रेशन किया, मान लो हमारे पास एक प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, एक प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक, तो अगर हम सेम गैस को सेम कंडीशन में कंप्रेस करें, एक बार आइसोथर्मल मेथड से और एक बार एडियाबैटिक मेथड से, तो बेटा उसमें प्रेशर का जो चेंज होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो गामा का मल्टीपल है और गामा 1 से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि गामा है Cp/Cv एंड Cp इज मोर देन Cv। बेटा उसी बात को आप यहाँ 303 नंबर में बल्क मॉडुलस से दिखा रहे हो कि बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इज P वेयर V इज बल्क मॉडुलस, और जब आप एडियाबैटिक की बात कर रहे हो तो गामा टाइम्स P। बेटा ऐसे आ कैसे रहा है? बल्क मॉडुलस होता क्या है? चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपने किया क्या है, 301 वाले में ओरिजिनल वॉल्यूम को आप लेफ्ट साइड में ले गए हो तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस है वो गामा टाइम्स हो रहा है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल। 304 बेटा ये एडियाबैटिक प्रोसेस के जो रूल्स हैं ये उनको गवर्न करता है, यानी बताता है प्रेशर वॉल्यूम पावर गामा Tv पावर गामा -1 T पावर गामा P पावर 1 - गामा कांस्टेंट, यानी ये फॉर्मूले हैं जो कि बताते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस किन रूल्स को फॉलो कर रहा है। यानी इन फॉर्मूलों की मदद से आप ये निकाल पाते हो कि अगर आपने किसी गैस को कंप्रेस कर दिया 1/8 वॉल्यूम तक एडियाबैटिकली तो फाइनल प्रेशर पे क्या असर होगा, फाइनल टेम्परेचर पे क्या असर होगा। इसी बात को बेटा लिखने का एक तरीका अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में कह दो तो Pd-1, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो फॉर्म ये जो 305 आया है ये 304 से ही आया है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है, मास बाय वॉल्यूम, तो उसी को आपने डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा 306 नंबर ये फॉर्मूला है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिलेट करता है गामा के साथ। जैसे अगर आप कहते हो कि मोनोटॉमिक गैस का बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो गामा = 1 + 2/3, तो 3 को उधर ले गए तो ये हो जाएगा कितना, 3 + 2 5/3, यानी आपको मिल जाएगा गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस। तो ये फॉर्मूला है जो कि किसी भी गैस के गामा को रिलेट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको याद होनी चाहिए, अगर मोनोटॉमिक है तो 3, डायटोमिक है तो 5, और पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर है तो कितना बोलो, 6। ठीक है, ये तब की बात है जब आप टेम्परेचर को लो लेके चल रहे हो या रूम टेम्परेचर लेके चल रहे हो। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मोनोटॉमिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डायटोमिक में 2 जुड़ जाएगा, और पॉलीएटॉमिक जो नॉन लीनियर है उसमें भी 2 जुड़ जाएगा। पॉलीएटॉमिक लीनियर डायटोमिक के जैसा ही होता है। अब आ जाओ बेटा वर्डन पर, तो ये वर्डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है 2.303 RT log V2/V1। बेटा इसी फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका log P1/P2 भी हो सकता है। यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स हो गया, R तो आप जान ही रहे हो, T हो जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्डन, यानी जिसमें कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है।
एडियाबैटिक प्रोसेस का बेटा वर्क डन P1 V1, बेटा ये जो गामा -1 है ये ऊपर है, थोड़ा सा टाइपिंग में नीचे आया है बेटा। जैसा बताया आपको पहले भी कि ये जो फॉर्मूले का सेट बनाया गया है ये थोड़ा जल्दबाजी में बना है, इसलिए छोटी मोटी गलतियां इधर उधर छोटी हुई हैं, क्योंकि इसको बनाने का पर्पज़ ये था कि जल्दी से इसको बना के ताकि इसके एक्सप्लेनेशन को लोड किया जा सके, ताकि आप बच्चे अपने नीट में जेई में अच्छी परफॉर्मेंस ला सको। अगर इससे आपके 10 नंबर में भी सुधार हो जाए, 20 नंबर का सुधार हो जाए, तो भी सफलता माना जाएगा उसको, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर इससे कुछ भी हेल्प आपको मिल जा रही है, दैट इज़ वेरी प्रीशियस। इसलिए बेटा एक लाइक तो बनता है ना, वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक भी करो और उस पर कुछ बढ़िया सा कमेंट भी लिखो, जिससे पता चले कि हाँ इससे तुमको क्या फ़ायदा मिला। ओके, तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा -1, ये फॉर्मूला है। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, उसी को आप लिख सकते हो NR T1 माइनस T2 बाय गामा -1, यानी ये एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में चूंकि कोई प्रेशर वॉल्यूम का चेंज होता ही नहीं, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता। आइसोबारिक प्रोसेस, अभी पीछे भी देखा था हम लोगों ने इस चीज को, तो 310 नंबर यानी आइसोबारिक प्रोसेस दैट इज P डेल्टा V, और इसी को आप PV2 माइनस V1 कह सकते हो बेटा। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और इसी को लिखने का बेटा एक तरीका और भी हो सकता है, इसी को आप कह सकते हो क्या, NR डेल्टा T। ये कहाँ से आ गया, PV इक्वल टू NRT से, तो P डेल्टा V है तो उधर राइट साइड में हो जाएगा NR डेल्टा T। 311 नंबर बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा है। इंटरनल एनर्जी का चेंज NCV डेल्टा T के बराबर है। क्योंकि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, तो आप किसी प्रोसेस को अगर आइसोथर्मल मेथड से करो, एडियाबैटिक मेथड से करो, अगर आपने इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम ले रखी हैं, तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज बेटा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ N वही है, नंबर ऑफ मोल्स, CV आप जान रहे हो बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज। 312 बताता है हमको कि जो मास को जो मोलर मास है उसको निकालने का तरीका जो आप केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हो, यानी N1 M1, अगर N1 मोल्स हैं किसी एक गैस की, उसको उसका मोलर मास M1, और दूसरा है N2 वाला, N2 पार्टिकल्स हैं, N2 मास है, तो उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई N1 प्लस N2। इंटरनल एनर्जी, अगर आप दो गैसेस को कंबाइन करते हो तो किसी प्रकार का अगर कोई एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा, तो वो जो एनर्जी है वो टोटल मेंटेन रहेगी, दैट इज U1 प्लस U2। ये बेटा 314 पार्शियल प्रेशर वाला कंसेप्ट है कि अगर किसी मीडियम में कई गैसेस को आपने मिला रखा है, तो उस गैस का जो टोटल प्रेशर बनेगा वो इंडिविजुअल जो गैसेस हैं उनके प्रेशर्स के बराबर होगा। यानी अगर आपने किसी कंटेनर में मान लो हाइड्रोजन और हीलियम मिला दिया, कुछ देर के लिए मान लें कि इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो हाइड्रोजन जो अलग से प्रेशर बनाती अगर उस कंटेनर में अकेले वो रहती, हीलियम जो अलग से प्रेशर बनाती अगर वो अकेले होती, तो इन दोनों के प्रेशर्स को टोटल कर दो तो उसको आपको जो इनके मिक्सचर के कारण प्रेशर मिल रहा है वो मिल जाएगा। और इसी को बेटा आप बोलते हो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर, जो इंडिविजुअली वो लोग अप्लाई कर रहे थे। 315 बेटा ये किसी मिक्सचर और गैस का CV निकालने का फॉर्मूला है। यानी अगर तुमने दो गैसेस मिक्स कर दी तो कितनी मोल्स हैं, जैसे मान लो तुमने बेटा 10 मोल मोनोटॉमिक की डाली तो N1 हो जाएगा 10, CV1 बेटा मोनोटॉमिक गैस का CV दैट इज 3R/2, और अगर तुमने मिला दिया है 5 मोल डायटोमिक का तो N2 हो जाएगा 5, और डायटोमिक का CV बेटा कितना होता है 5R/2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यानी यहाँ से मिल जाएगा आपको मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल वही काम बेटा आप 316 में कर रहे हो प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। यानी अगर आपने दो गैसेस को मिक्स किया है तो बिल्कुल उसी लॉजिक से आप इसको निकाल लोगे। बल्कि अगर आपने CP या CV में से कोई एक निकाल लिया मिक्सचर में, तो आप उसको फिर अगले को मत निकालो। दूसरे को कैसे निकाल लो, CP माइनस CV इक्वल टू R से। यानी अगर आपके पास मान लो CV है तो आप CP को दोबारा इतना मेहनत करके मत निकालना एग्जाम में, उसमें टाइम वेस्ट होता है। CP माइनस CV इक्वल टू R डायरेक्ट बैठा देना, जो एक अगर एक निकल गया तो दूसरा निकल जाएगा। 317 बेटा ये जो मिक्सचर और का गामा है ये उसका फॉर्मूला हो गया। जैसे आपने ऊपर जो CP CV निकाला, अगर इसी का रेशो ले लिया जाए तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो गैसेस हों
उनके गामा गामा नोन हो हमारे पास गामा 1 गामा 2, तो उनको मिलाने पर हमारे पास जो मिक्सचर का गामा आएगा वो कितना है वहाँ से निकाला जाएगा। बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये सिलेबस से हट गई है, इसको हटाया जा सकता है, वैसे कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि बेटा सिलेबस में नहीं है तो अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट किया जाए इस पर। 320 बेटा ये आ गया, जो इसमें बेटा यहाँ पे ये माइनस होगा जहाँ इक्वल टू लग गया है। ये एक तरह से बेटा जो वंडर वॉल वाला जो करेक्शन होता है, ये वो वाला करेक्शन हो गया, जो वंडर वाले इक्वेशन का करेक्शन होता है। नंबर ऑफ मोल्स ए और बी इसमें कांस्टेंट्स होते हैं, वी वॉल्यूम हो गया, एंड नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। वही से बेटा एक ये फॉर्मूला आता है, पर्टिकुलर वैल्यू आती है गैसेस की, बहुत रेयर जरूरत पड़ती है। जो टी है क्रिटिकल टेम्परेचर वाला और वो प्रेशर, उसको बेटा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ए और बी कांस्टेंट्स होते हैं, तो उनको ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद रख सकते हो, वैसे ज़रूरत बहुत रेयर पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से बेटा 322 ये भी उनका जो रेशो है क्रिटिकल टेम्परेचर का उस कंडीशन में, तो उसकी ज़रूरत बेटा कम पड़ती है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, वहाँ पहुँचा जाए जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो 323 बेटा ये क्या है, ये एफिशिएंसी है हीट इंजन की, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मतलब कितने का इंजन ने वर्क किया और उसके लिए हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ी। और बेटा यहीं से Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1। बेटा यहाँ पे जो T1 है T2 से बड़ा माना जा रहा है, मतलब T1 क्या है, सोर्स है, T2 क्या है, सिंक है। तो बेटा हीट इंजन करता क्या है, वो सोर्स से एनर्जी को लेता है, उसकी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल वर्क डन में कर देता है और बची हुई एनर्जी को सिंक को लौटा देता है। 324 बेटा ये फॉर्मूला है कितनी, Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2, यानी जो एनर्जी वो सोर्स से लेगा या जो एनर्जी वो सिंक को लौटाएगा, इनका जो रेशियो है वो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है। 325 बेटा जिसको आप रेफ्रिजरेटर के लिए बोलते हो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ बेटा यहीं पे एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं। हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है एक आइडियल हीट इंजन की, वो मानते हैं क्या, 1 मतलब एक आइडियल हीट इंजन जितनी भी एनर्जी लेगा सोर्स से वो पूरी पूरी सिंक में कन्वर्ट कर देगा, ये मानते हुए उसकी एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम बेटा बिल्कुल उल्टा है, वो सिंक से एनर्जी को खींचता है, जिसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखा है, जो कंप्रेसर होता है, वो उसमें से और एनर्जी खींचता है ठंडे सामान में से, और उसके लिए कंप्रेसर को वर्क करना पड़ता है, बिजली का बिल आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा कितने की एनर्जी आपने निकाला सिंक से और उसके लिए क्या वर्क करना पड़ा, ये फॉर्मूला हो गया। और Q2 बाई Q1 माइनस Q2, बेटा Q2 क्या है, जितनी एनर्जी आपने सिंक से निकाला, Q1 क्या है, जितना आपने सोर्स को लौटाया, तो Q1 माइनस Q2 वो वही टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन है। 326 बेटा एक बेसिक फार्मूला है एंट्रोपी का। तो चेंज इन एंट्रोपी, जैसे किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी में जो चेंज आया वो कितनी एनर्जी उसमें एंटर कर रही है बाय टेम्परेचर, ये उसका एक एलिमेंट्री फार्मूला है। बेटा ये एक पार्शल्स लॉ का फार्मूला कंपैरेटिवली कम यूज होता है, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। 328 बेटा ये E बाई एम, जिसको आप स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हो, स्पेसिफिक चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन का, वो अगर आपने एक्सेलरेट करा रखा है तो ये उसका फार्मूला हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड, V मैग्नेटिक फील्ड और V, यानी बेटा ये फार्मूला हो गया कि अगर आपने किसी चार्ज को एक्सेलरेट कराया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके स्पेसिफिक चार्ज को निकालने का फार्मूला। 329 बेटा ये बता रहा है कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, जैसे एक्सरेज में होता है, अगर उसको हाई एनर्जी दे दिया आपने, एक्सेलरेट कर दिया हाई एनर्जी से, तो वो कितने का उसका जो वेवलेंथ है वो कितने की बनेगी उसकी, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला कंसेप्ट एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ आ जाएगा। ये उसको निकालने का फार्मूला है। ये बेटा ध्यान रखना कि ये फार्मूला एंगस्ट्रॉम में चल रहा है। ठीक है, ये फार्मूला आप इसमें दे क्या रहा है, भी आपने वोल्टेज ले लिया, जैसे आपने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन को आपने 10,000 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो यहाँ पे 10,000 रख दोगे आप, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है उसका वेवलेंथ कितने का होगा, ये वहाँ से निकालेगा फार्मूला। 330 बेटा अब ये आ गया करंट का NA/T वाला फार्मूला हो गया, और ये AST स्क्वायर ई पावर माइनस 5 बाई KT, यानी बेटा ये जो फार्मूला आ गया ये हो गया जैसे
किसी उसमें इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ये उसका फॉर्मूला आ गया। अब बेटा ये सब पे इनमें से कई चीज़ें सिलेबस में है नहीं, तो आप उसको बस फॉर्मूले को जानो। इन केस अगर कहीं फॉर्मूला पूछ ही लिया जाए तो आप कर सको। बस बेटा चाइल्ड्स लॉ, ये जो सैचुरेशन करंट है, प्लेट करंट, वो प्लेट वोल्टेज की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स इट। इसमें हमें जाने की ज़्यादा बेटा ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जितना बेटा ये है इतना ही हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। ये फॉर्मूला बहुत डीप में से बेटा जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। 332 बेटा ये बताता है प्लेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी आपने प्लेट वोल्टेज में जो चेंज किया और प्लेट करंट में जो चेंज किया, ये उसके रेशियो से निकलता है। जब आपने ग्रिड वोल्टेज को के चेंज को आपने बेटा क्या ले रखा है, वो आपने 0 ले रखा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसकंडक्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, यानी प्लेट करंट में कितने का चेंज आया, ग्रिड वोल्टेज में कितने का चेंज किया आपने, जबकि आपने प्लेट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया था। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है, इसको आप बोलते हो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और इस म्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को आप बेटा निकाल सकते हो क्या, आरपी क्रॉस जीएम से, यानी इन दोनों के मल्टीपल से, ठीक है। तो चल बेटा, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये कंसेप्ट कवर किया, ठीक है। तो बेटा इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो अब आपकी लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग इसके जो कुछ बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको कवर करेंगे और कुछ और जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा स्टे ट्यून्ड विद द सब्जेक्ट, अच्छे से मेहनत करो और इस रिवीजन सीरीज से हेल्प ले करके एक बढ़िया सी रैंक रिपोर्ट करो, ठीक है। चल बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।